इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेप यूनिट नंबर 7 फिजिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। वेव नेचर ऑफ लाइट किसने प्रपोज की थी? हम पहले भी कई दफ़ा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हाइजन ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। सेकेंड क्वेश्चन, हाइजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। सेकेंड क्वेश्चन में हाइजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पूछी गई है। हाइजन प्रिंसिपल का जो मेन काम था वो वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन को आइडेंटिफाई करना था। ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल मेथड है वेव फ्रंट्स को आइडेंटिफाई करने का। इसका पहला पॉस्टुलेट था कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज डेल्टा, कि ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट आर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और जो सेकंड इसका पॉस्टुलेट है वो क्या है कि जो वेवलेट्स हैं अगर उनकी सरफेस को टेंजेंशियल लाइन से हम मिलाते हैं तो न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ हो जाती है। थर्ड वन, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड। दो कंसेक्टिव डार्क और जो ब्राइट फ्रिंजेस में डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज साइज। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डेल्टा। और हम जानते हैं कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वाई से। और ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई इक्वल होता है लेमडा एल ओवर डी के। फोर्थ क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेमडा, 0 लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज बीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। और अगर ये ब्राइट की जगह डार्क पूछता तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा होती। फिफ्थ क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा वो कंस्ट्रक्टिव का था, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूछ रहा है फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या आंसर होगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। फिर इस कंडीशन को डिफरेंट तरह से लिखा जा सकता है। एक तो हमने ये कह दिया कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लेमडा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो यह आएगा 2m प्लस 1, डिवाइड हो रहा होगा 2 से तो हम लेमडा से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और इवन इसको अगर हम यूँ लिख देते हैं 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू लेमडा, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू, ऊपर बता चुका हूँ कि फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला क्या होता है? लेमडा एल ओवर डी। तो क्या आंसर है इसका? बीटा। और फ्रिंज स्पेसिंग के अलावा इसको फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज साइज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द डायफ्रैक्शन फिनोमेना इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट इफ। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, करेक्ट है। सेकंड कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ स्लिट। एक ही बात है कि जब ऑब्स्टेकल्स का साइज स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ लाइट की ग्रेटर होगी। चार्ली कहता है साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल भी स्मॉल होना चाहिए वेवलेंथ से, साइज ऑफ स्लिट भी। तो सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं, आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, डायफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। डायफ्रैक्शन क्या है यार? देखिएगा डायफ्रैक्शन भी सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, तो मीन्स ये क्या है? इंटरफेरेंस। क्योंकि जब वेव स्प्रेड करती है तो वेव फ्रंट्स आपस में सुपरपोज करती हैं जिनकी वजह से डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन थिन फिल्म इज ड्यू टू। जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है उसमें कलर्स क्यों अपीयर होते हैं? ये पास पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। रीजन होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये कौन सी लाइट होती है? वाइट लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू। न्यूटन रिंग्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? न्यूटन रिंग की जो फॉर्मेशन है ये भी एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ लाइट को, और किस फिनोमिना के थ्रू? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पर भी थिन फिल्म क्रिएट होती है बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास स्लैब, जहाँ पर लाइट के वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है, और हमारे पास एम्पलीट्यूड डिवाइड होने से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन न्यूटन रिंग्स इंटरफेरेंस इज सीन फ्रॉम अबव बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंट्रल स्पॉट इज। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था
कि न्यूटन रिंग्स को अगर ऑब्जर्व करें टॉप से, मीन्स ऑब्जर्वर ऊपर हो और लाइट कौन सी हो, रिफ्लेक्टेड, तो हमारा सेंट्रल स्पॉट अपीयर क्या होएगा, डार्क, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और रीज़न हम जानते हैं कि फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और वहाँ डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब है, एयर गैप प्रेजेंट नहीं होता, तो डायरेक्ट लाइट आके ग्लास स्लैब को हिट करती है और वहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगी तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर नीचे होगा तो फिर ट्रांसमिटेड लाइट होगी, किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं होगा, फिर सेंट्रल स्पॉट ब्राइट नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। लाइट का ऑब्स्टेकल के एज से बेंड होके स्प्रेड कर जाना ज्योमेट्रिकल शेडोज में, ये डेफिनेशन है डायफ्रैक्शन की। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। 13 क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेक प्लेस। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों प्रोसेस होते हैं, मीन्स इंटरफेरेंस भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है, इसको डबल स्लिट डायफ्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इंटरफेरेंस के होते हैं। तो यहाँ सिंपल पूछा गया क्या चीज़ होती है, बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आंसर क्या होगा, चार्ली, बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। 14th क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस बीम मस्ट बी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए जो इंटरफेयरिंग बीम होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन मोनोक्रोमेटिक, करेक्ट, सेकंड कोहेरेंट, करेक्ट, थर्ड ऑफ सेम कलर मींस सेम वेवलेंथ, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, फेज डिफरेंस जीरो होगा या कांस्टेंट होगा। 15th क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंटर इज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर कैसा होता है, ब्राइट होता है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो, तो करेक्ट आंसर इज अल्फा, ऑलवेज ब्राइट। और हम इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको जीरोथ मैक्सिमा का, या फिर हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का। 16 क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि न्यूटन रिंग्स अगर ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से हों तो किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होती, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, तो फिर सेंट्रल स्पॉट ब्राइट नजर आता है। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। 17th, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग की वजह से होता है, बीटा ऑप्शन। और स्कैटरिंग का याद रखिएगा कि वेवलेंथ से जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, पावर 4 के साथ। तो ये जो डिपेंडेंस हमारे पास है ये हमें क्या बताती है कि जितनी वेवलेंथ हमारे पास कम होगी उतनी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देखें तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो हमारे पास वॉयलेट इंडिगो ब्लू की है। वॉयलेट इंडिगो के लिए हमारी आई सेंसिटिव नहीं होती, हमें ब्लू कलर नज़र आता है, तो इस वजह से वेवलेंथ कम, उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग, तो ये रीज़न है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू नज़र आता है। 18th, the diffraction pattern is obtained using a beam of red light. If red light is replaced by blue light then diffraction pattern ऑब्जर्व हुआ है रेड लाइट से, अगर हम रेड को रिप्लेस कर देते हैं ब्लू से तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है द डिफ्रैक्शन पैटर्न रिमेन अनचेंज। सेकंड ऑप्शन है डिफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। थर्ड ऑप्शन है बैंड्स बिकम ब्रॉडर एंड फार्दर, और डेल्टा बैंड डिसअपीयर। सबसे पहले तो हमें यह आइडिया होना चाहिए कि जब हम रेड को ब्लू से रिप्लेस करेंगे तो क्या चेंज आया। अगर रेड और ब्लू की वेवलेंथ को कंपेयर किया जाए तो रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू से ज़्यादा है, तो मैं रेड की जगह अगर ब्लू यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहा हूँ। फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है डेल्टा वाई वो इक्वल है लेमडा एल ओवर डी के। तो इस रिलेशन से ये पता चला कि अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, मीन्स फ्रिंजेस क्लोज हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, बीटा, डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 19, टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव इज। दो कोहेरेंट सोर्सेज डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करती हैं अगर फेज डिफरेंस कितना हो। लेकिन फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाई होगा, और डार्क फ्रिंज का मतलब है कि हमारे पास मिनिमा प्रोड्यूस हो रहा है। अब मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या है, देखिए मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का रिलेशन हमारे पास होता है n प्लस 1/2 लेमडा, जिसको हम लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। इस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है,
लेमडा की जगह 2 पाई रिप्लेस करते हैं, ये सबसे आसान मेथड है। अब लेमडा की जगह 2 पाई जब रिप्लेस करेंगे 2 से कैंसिल होगा तो रिलेशन आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई। एन की वैल्यू हम जानते हैं होल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ होल नंबर्स को पुट करता हूँ तो मेरे पास सीरीज़ क्या बनेगी, 0 पुट करने से पाई, 1 पुट करने से 3 पाई, 2 पुट करने से 5 पाई, 3 पुट करने से 7 पाई एंड सो ऑन। मीन्स पाई के साथ अगर हमारे पास नंबर्स कैसे हों, ऑड, तो डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को देखें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अल्फा 2n-2। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने से 2 - 2 0, ऑप्शन इनकरेक्ट है। बीटा चार्ली में n पाई, n कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, चार्ली भी नहीं, तो डेल्टा को चेक करते हैं। डेल्टा में n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 पाई आएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 पाई आएगा, 3 पुट करेंगे 6 - 1 5 पाई आएगा। तो मीन्स 2n+1 पाई के साथ जो नंबर हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स। मैं यहाँ पर नंबर मिस कर गया 2। तो होल नंबर्स अगर हमारे पास होंगे तो फिर 2n+y, और अगर हम नंबर सिर्फ कौन से यूज़ करेंगे, नेचुरल, तो फिर 2n-y। तो दोनों करेक्ट हैं, आंसर क्या है, डेल्टा। मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या वैल्यू पुट करें तो ये सीरीज डेवलप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज ग्रेजुअली इंक्रीज द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है डेल्टा वाई वो है लेमडा L/D। अगर मैं स्लिट डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली, डिक्रीजेस। 21 क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द टिप ऑफ अ नीडल इज नेवर शार्प बिकॉज ऑफ। जो टिप है नीडल की वो शार्प क्यों नहीं होती, क्योंकि शार्प एजेस से लाइट बेंड हो जाती है, लाइट बेंड होके स्प्रेड हो जाती है, जिस वजह से हमें शार्प एजेस एग्जैक्टली शार्प दिखाई नहीं देते, और ये फिनोमेना क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 22, व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, जब इंटरफेरेंस होती है तो क्या होता है। ऑप्शंस क्या हैं, एनर्जी इज क्रिएटेड एट पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, इनकरेक्ट है। एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड एट पोजीशन ऑफ मिनिमा, इनकरेक्ट है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इवनली, यूनिफॉर्मली। चार्ली कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ मेयरली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ये करेक्ट है कि एनर्जी मैक्सिमा और मिनिमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 23, in the apparatus of Newton ring, if the apparatus of Newton ring is moved from air to water, the ring spacing, अगर न्यूटन रिंग के ऑपरेटर्स को हम एयर से वाटर में शिफ्ट करें तो हमारे पास जो रिंग स्पेसिंग है, बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, हमारे पास जब एयर से वाटर में शिफ्ट होते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है, वेवलेंथ। तो एयर से वाटर में शिफ्ट होने का मतलब होगा कि हमारी जो वेवलेंथ होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। और फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशन है उसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ अगर डिक्रीज़ होगी तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, तो मीन्स रिंग्स क्लोज हो जाएंगी, तो रिंग के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आंसर क्या है, चार्ली। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन इज, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरफेरेंस। तो आंसर क्या है, अल्फा। 25, a student bought two identical lamps with same color of bulbs are allowed to fall light of both lamps after passing through two narrow openings at screen but found no interference pattern. This is due to the reason that, हम जानते हैं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। यही बात यहाँ पर है कि दो अगर आइडेंटिकल लैंप्स हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों कोहेरेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगी हमारे पास, डेल्टा, रेज वर नॉट कोहेरेंट। चाहे उनकी हमारे पास वेवलेंथ सेम हो, चाहे उनकी वॉटेज सेम हो, लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी कांस्टेंट फेज नहीं रखते, कोहेरेंट नहीं होते। तो आंसर क्या है, डेल्टा। 26, in young double slit experiment the center is always maxima, its order is, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ
कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। तो आंसर क्या है इसका, चार्ली। 27, as we know that the relation for distance of any minima from center is written as ym is equal to m plus 1 by 2 lambda l over d. To find the closest minima to center v, क्वेश्चन 27 में कहता है कि डिस्टेंस मिनिमा का सेंटर से फाइंड करने का ये रिलेशन है m प्लस 1 बाई 2 इंटू लेमडा एल ओवर डी। तो कहता है जो क्लोजेस्ट मिनिमा हमारे पास है सेंटर से, उसको फाइंड करने के लिए m की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे। क्लोजेस्ट जो मिनिमा होती है उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा के लिए जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। क्योंकि जब हम यहाँ m को ज़ीरो पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा लेमडा, डिस्टेंस आएगा लेमडा एल ओवर 2d, और जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेमडा बाय 2। तो ये फर्स्ट मिनिमा है और इसके लिए m की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ये बात मैं लेक्चर में बताई थी कि जब हम मिनिमा की बात करते हैं तो अगर लेट से मैं सेवन्थ मिनिमा कहता हूं तो n की वैल्यू क्या होएगी, 6। हम 1 माइनस यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का n 0 है, तो सेवन्थ ऑर्डर मिनिमा का n क्या होएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 28, if in young double slit experiment 4 fringes are observed above the center, then total number of fringes present on a screen will be। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 4 फ्रिंजेस सेंटर से अबव हैं, तो टोटल फ्रिंजेस कितनी होंगी। अब स्टेटमेंट से पढ़ के लगता है जैसे 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा भी तो है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को भी तो काउंट करना पड़ेगा जब हम टोटल को काउंट करेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा अगर 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे हैं, तो इसको मिलाकर टोटल कितनी हो गई हमारी, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा वो कितनी होंगी, 9। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या होएगी, बीटा। 29 क्वेश्चन, इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वन यूजेस वाइट लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हम वाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा। अल्फा कहता है नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि इंटरफेरेंस तो होगी। फर्क ये होगा कि सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो ब्राइट वाइट होगी और बाकी तमाम फ्रिंजेस कलर्ड होंगी, और कलर का ऑर्डर क्या होएगा, सबसे जो सेंटर से दूर होगी फर्स्ट ऑर्डर में वो रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, उसका फ्रिंज का डिस्टेंस भी ज़्यादा, और सबसे क्लोज कौन सी होगी, वॉयलेट। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा, सेंटर विल बी वाइट एंड कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ साइड्स। Question number 30. If we use white light in young double slit experiment, then color fringe close to the central maxima will be। अभी मैंने बताया कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज करें तो सबसे क्लोज कौन सा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम, और रीजन क्या है, जो फ्रिंज डिस्टेंस का फार्मूला है, अगर मैं फिलहाल मैक्सिमा की बात करूं लेमडा एल ओवर डी, तो उसका वेवलेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की अगर हम बात करते हैं तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो वॉयलेट, इंडिगो ऑप्शन तो नहीं है, तो वॉयलेट, इंडिगो के बाद कलर कौन सा आएगा, ब्लू। तो आंसर क्या है, चार्ली। और सबसे अवे पूछा जाता तो फिर रेड अल्फा आंसर होता। 31. A light wave has intensity I naught at 2 centimeter distance from source. What would be intensity at 4 centimeter? 2 सेंटीमीटर पे लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो 4 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी क्या होगी। हम जानते हैं कि लाइट इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है इन केस ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने का मतलब होगा कि इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्स रिलेशन है। तो डिस्टेंस पहले 2 था फिर 4 हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो डिस्टेंस अगर डबल तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो पहले आई नॉट थी तो आई नॉट बाय 4, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा डिक्रीज बाय फैक्टर 1/4। 32.
द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है, ये मैं लेक्चर में बताया था कि सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम जो जीरोथ ऑर्डर होगा और साइडों पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है और कुछ फ्रिंजेस के बाद एक या दो के बाद इंटेंसिटी टोटली ज़ीरो हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बीटा। और ये पास पेपर में भी आ चुका है और ये बेसिकली ग्राफ होता है बिटवीन इंटेंसिटी और एंगल। अगर आप ले लें तब भी ठीक है और एंगल की जगह ऑर्डर ले लें तब भी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एमडी कैट के सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हम इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे, किसी और टेस्ट में आपको हेल्प मिल सकती है। ऑप्टिकल फाइबर की कितनी टाइप्स होती हैं, हम बुक में पढ़ते हैं 3। सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर ग्लास एयर बाउंड्री द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये बुक में मेंशन है कि ग्लास एयर बाउंड्री के लिए हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो कितनी होती है, 41.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। और कब, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए। तो ग्लास एयर, इस वजह से क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है और ये एंगल फिक्स होता है 41.8 डिग्री। 35, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कितने मेन हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और ऑप्टिकल फाइबर। तो आंसर क्या है, बीटा। 36, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज यूजफुल फॉर। मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को शॉर्ट रेंज में यूज़ किया जाता है और सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। रीज़न लॉसेज है, मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में डिस्पर्शन लॉसेज ज़्यादा होते हैं और सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ये लॉसेस कम होते हैं, इस वजह से उन्हें लॉन्ग रेंज के लिए और मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। 37, द डायमीटर ऑफ मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर कोर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर हैं ये कोर के साइज़ के बेस पे डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कोर का साइज़ पूछा हुआ है, ये होता है हमारे पास 50 माइक्रोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 38, मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हैज़ डायमीटर ऑफ द रेंज। मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो कोर है वो मल्टी ग्रेड होती है और यहाँ पर हमसे उसे कोर का साइज़ पूछा है तो कितना होता है, ये होता है 50 to 1000 माइक्रोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली। 39, हाउ मेनी टीवी चैनल्स कैन बी कैरिड बाय सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये इसकी बैंड विड्थ है कि सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर एक टाइम पे कितने टीवी चैनल्स को कैरी करता है, ये मेंशन है बुक में भी, 14। 40 क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फाइबर इज कवर्ड फॉर प्रोटेक्शन बाय। ऑप्टिकल फाइबर की इंसुलेशन की जाती है फॉर प्रोटेक्शन पर्पस और ये किससे की जाती है, पीवीसी, प्लास्टिक जैकेट। आंसर क्या है, बीटा। 41, the light emitted from LED used in optical fiber communication has wavelength। ऑप्टिकल फाइबर में हम जो लाइट प्रेफर करते हैं वो इंफ्रारेड लाइट होती है, इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और कितनी वेवलेंथ होती है, 1.3 माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट 42, ये भी ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। डिजिटल मॉड्यूलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन। डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन करता है मेगा बिट्स, टेरा बिट्स, बिट्स बेसिकली बिट्स में, चाहे वो मेगा हो या टेरा हो। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। बाइनरी कोड्स होते हैं। नेक्स्ट 34, द लाइट सिग्नल मस्ट बी रीजनरेटेड बाय अ डिवाइस विच इज कॉल्ड। लॉसेस को ओवरकम करने के लिए खास डिस्टेंस के बाद रिपीटर्स को लगाया जाता है सिग्नल को रिफ्रेश करने के लिए। डिस्टेंस 30 किलोमीटर होता है जो ओल्ड हमारे पास सिस्टम थे और अब ये डिस्टेंस जो होता है दो रिपीटर्स के दरमियान 100 किलोमीटर होता है। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। 44, विद अ स्टेप इंडेक्स फाइबर द ओवरऑल टाइम डिफरेंस मे बी अबाउट। स्टेप इंडेक्स फाइबर में लॉसेस कम होते हैं और ये टाइम डिफरेंस को कितना रिड्यूस कर देता है, 33 नैनोसेकंड पर किलोमीटर। आंसर इज डेल्टा। 45, यूजिंग अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द टाइम डिफरेंस इज रिड्यूस टू। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो कितना रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसकी है कि पहले 33 नैनोसेकंड पर किलोमीटर होता है और अब ये रिड्यूस होकर सिर्फ 1 नैनोसेकंड पर किलोमीटर रह जाता है। 46, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर का मतलब है कोर टू क्लेडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा अल्फा कहता है ग्लास टू एयर। अब यहाँ पर भी डेंसर टू रेयर है
बीटा कहता है ग्लास टू वाटर, यहाँ भी डेंसर टू रेयर है। चार्ली में कहता है ए टू ग्लास, ये रेयर टू डेंसर है, तो अल्फा बीटा सिर्फ करेक्ट है, आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 47, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में स्पीड अगर चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दें। स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 2 आ जाएगा, तो स्पीड कितनी आएगी 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 48, इन मोनोमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर विच पावर लॉस इज नॉट पॉसिबल। मोनोमोड मीन सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कौन सा लॉस नहीं होता, ये सवाल हमसे पूछा गया। हमें पता है कि मोनोमोड या सिंगल मोड के अंदर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हैं, तो डिस्पर्शन लॉस वहाँ पॉसिबल नहीं है, आंसर अल्फा। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा रिलेशन है, अल्फा c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अल्फा करेक्ट है। और बी चार्ली में कहता है वेवलेंथ की रेशो, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज के अलावा वेवलेंथ चेंज होगी। बीटा कहता है रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या है डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। 50 क्वेश्चन, विल लाइट एंटर इनटू अ डेंसर मीडियम देन। जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, अल्फा कहता है स्पीड डिक्रीजेस, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बीटा भी करेक्ट है। वेवलेंथ डिक्रीजेस, डेंसर में जाकर ट्रांसफर वेव यानी लाइट की स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो आंसर क्या है डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो ये बात हम लेक्चर में भी कर चुके हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो चाहे वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसफ़र हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मेन डिफरेंस आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड डेंसर में जाकर उसकी स्पीड वेवलेंथ बढ़ जाती है, और लाइट की डेंसर मीडियम में जाकर स्पीड और वेवलेंथ कम हो जाती है।